हाँ तो स्टूडेंट्स, जो आज का वीडियो है वो आपका चैप्टर 2 के लिए है। चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें हम लोग बेसिकली इस पूरे चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। इस एक चैप्टर को पहला पार्ट हो गया यूनिट्स एंड डायमेंशन कहते हैं पहले पार्ट को। तो उसमें यूनिट्स, डायमेंशन और उसकी एनालिसिस करेंगे हम लोग, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है उसको जनरली हम मेजरमेंट कहते हैं, मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ मेजरमेंट। तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? मेजरमेंट किसका पढ़ेंगे? लार्ज लेंथ का पढ़ेंगे, स्मॉल लेंथ का पढ़ेंगे। अच्छा, लार्ज लेंथ मतलब लार्ज कितना? लार्ज सोलर सिस्टम का मान लो आपको लेंथ मापना है, मतलब सोलर सिस्टम में अर्थ से लेकर प्लूटो तक का लेंथ मापना है, या आपको अर्थ से मून के बीच का डिस्टेंस मापना है, या आपको अर्थ से सन का बीच का डिस्टेंस मापना है। दोज काइंड ऑफ लेंथ आर कॉल्ड लार्ज लेंथ। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ। स्मॉल लेंथ यानी कि आपको एटॉमिक साइज मापना है, तो वो मतलब एटम कितना छोटा है वो सब मापना है, तो उसको मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ, ठीक है। तो लार्ज लेंथ के लिए पैरेलैक्स मेथड होता है, स्मॉल लेंथ के लिए ओलिक एसिड में एक मेथड दिया हुआ है, वो मैं डिस्कस करूंगा जब टाइम आएगा। एक्यूरेसी, प्रिसिशन, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, ये हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक अगर आपने केमिस्ट्री शुरू किया तो शायद आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपका चैप्टर इन दोनों पार्ट्स में डिवाइडेड है और हम लोग इस पार्ट से स्टार्ट करेंगे। लिख लो आप लोग काइंडली, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। हाँ, तो जो पहला टॉपिक है हमारा यूनिट्स एंड, मैंने बताया था कि हमने चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। जो पहला हिस्सा है उसको यूनिट्स एंड डायमेंशन कहते हैं, तो हम उसी हिस्से पे चर्चा करेंगे। तो उस हिस्से में पहला जो टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? इन सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ फिजिकल क्वांटिटी क्या है। हम फिजिक्स में कुछ भी एक्सप्लेन करते हैं, कुछ भी बताते हैं। जैसे कि मान लो एक गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी जा रही है, तो आपको उस गाड़ी के मतलब गाड़ी एक मोशन कर रही है, तो उस गाड़ी के मोशन को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको क्या क्या चीज यूज करना पड़ेगा? गाड़ी का मास कितना है, गाड़ी का स्पीड कितना है, सुनते जाओ, गाड़ी का मास कितना है, गाड़ी का स्पीड कितना है, गाड़ी की लंबाई कितनी है, गाड़ी की लंबाई कितनी है, गाड़ी की डेंसिटी कितनी है ना, या गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना है, या गाड़ी की हाइट कितनी है, या गाड़ी का सरफेस एरिया कितना है, या गाड़ी को कितना समय लगा पहुंचने में, गाड़ी को कितना समय लगा पहुंचने में। तो किसी भी गाड़ी के मोशन को एक्सप्लेन करना है तो हम ये सब टर्म यूज करते हैं। कब? उसके फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, तो वो सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये सब टर्म यूज करते हैं। जो भी टर्म हम यूज कर रहे हैं उस बॉडी के फिजिक्स को एनालाइज करने के लिए, फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उन्हीं सब टर्म्स को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। इन्हीं सब टर्म्स को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। समझ में? अब इसका मीनिंग वो पढ़ते हैं। क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों पॉइंट देखो। पहला, विच कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट, गाड़ी का मास हो गया, गाड़ी की वेलोसिटी हो गई, गाड़ी का लेंथ हो गया। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम मेजर कर सकते हैं। गाड़ी का मास कैसे मेजर कर सकते हैं? मे बी किसी वेइंग मशीन से, जो बहुत बड़ा वेइंग मशीन हो। गाड़ी का लेंथ मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हैं। टाइम कितना लगा, क्लॉक से मेजर कर सकते हैं। गाड़ी का स्पीड कितना है, स्पीडोमीटर से मेजर कर सकते हैं। तो कोई भी चीज जो हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका कैन बी यूज टू डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स। लॉज ऑफ फिजिक्स क्या है? लॉज ऑफ फिजिक्स बेसिकली क्या होता है? उसमें कोई भी हमें रिलेशन निकालना है। जैसे गाड़ी का, आपको वो गाड़ी की रफ्तार कितनी है आपको मानो निकालनी है, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम पे। तो हमको डिस्टेंस भी चाहिए होगा, टाइम भी चाहिए होगा। क्या हम तब एक लॉ बना सकते हैं वेलोसिटी का? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही चीज क्या है, तो यहाँ पे लेंथ और टाइम दोनों ही क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आए? इन सिंपल वर्ड्स, फिजिक्स में जो टर्म आए, मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो या कोई एंगल हो गया, वो सारे के सारे क्या कहेंगे हम लोग? फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आया? अब फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज किया है इस बेसिक 3 टाइप में। इफ फिजिकल क्वांटिटी इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड इफ इट इज ईदर ऑफ द फॉलोइंग। 3 टाइप के आप कह सकते हो। पहला हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जनरली रेशियो में होता है, रेशियो। न्यूमेरिकल वैल्यू व्हेन दे आर इन रेशियो। रेशियो क्या होता है? समथिंग बाय समथिंग। जैसे मान लो आपको ये बताना है कि लाइट किसी एयर से ग्लास में गई तो कितना एंगल में मुड़ी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, आप क्लास 10 में पढ़ चुके हो। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इट्स अगेन ए रेशियो। समझ में आ रहा है? सिमिलरली एंगल। अब एंगल तो बोलोगे सर एंगल कहाँ रेशियो होता है, भूल रहे हो। एंगल मैंने बताया था वो वाला, हम लोग एंगल डिग्री में नहीं मापेंगे, किस में मापेंगे? रेडियन में। एंड व्हाट इज द एंगल इन रेडियन? आर्क अपॉन रेडियस। सो अगेन इट इज ए रेशियो।
नेक्स्ट हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये आपने नहीं पढ़ा है, इसका मैं मीनिंग बता देता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब ये हम पढ़ेंगे अपकमिंग चैप्टर्स में। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब एक सरफेस कितना रफ है। अगर एक सरफेस बहुत ज्यादा रफ है तो उसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। वो भी रेशियो होता है, वो क्या चीज का रेशियो होता है अभी बताना समझोगे भी नहीं, जब टाइम आएगा तब बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी में क्या आता है, वॉल्यूम, मास, लेंथ, स्पीड, एरिया, ये सब आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सीलरेशन। अब यही सब चीजें मैंने यहाँ पे जितना कुछ लिखा है, ये सारे के सारे टर्म, बीट न्यूमेरिकल वैल्यू, स्केलर वैल्यू, वेक्टर वैल्यू, ये सारे के सारे टर्म आपने फिजिक्स में पहले कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। और यही सब टर्म यूज करके हमने फिजिक्स के बहुत सारे फेनोमेना को, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे न्यूमेरिकल को, बहुत सारे इश्यूज को हमने एक्सप्लेन किया होगा। तो ऑल दिस टर्म्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी सोच के बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्या है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग which is used to define or explain physics। फिजिक्स में जो भी चीजें हो रही हैं, फेनोमेना वगैरह जो कुछ भी हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्म्स हम यूज करते हैं, दो आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो जो भी लिखा है आप लोग काइंडली नोट डाउन कर लीजिए। तो तीन टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। द फर्स्ट टाइप इज फंडामेंटल, सेकंड इज डिराइव्ड एंड थर्ड इज सप्लीमेंट्री। तो हम यहाँ पर फंडामेंटल और डिराइव को समझेंगे। फंडामेंटल देखो, फिजिकल क्वांटिटी थोड़ा टाइम पहले आपने समझा कि एनीथिंग व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फिजिक्स, राइट। अब उसके कैटेगरी हमने तीन बेसिक टाइप पे की है, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इन सिंपल वर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अच्छा, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया लेंथ। अब लेंथ क्या है, मान लो आपको किसी बॉडी का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैन बी कंसिडर्ड एज ए लेंथ। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आपको हाइट निकालनी है, आपको ब्रेथ निकालना है, या आपको रेडियस निकालना है, या आपको डायमीटर निकालना है, या आपको पेरीमीटर निकालना है, सारे के सारे किस में आएंगे? लेंथ में आएंगे। कुछ ना कुछ लंबाई है, वो समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मास। अब आपको किसी बॉडी का वेट निकालना है, सॉरी, आपको किसी बॉडी का मास निकालना है। फिजिक्स में वेट और मास सेम चीज नहीं है, ऑब्वियसली अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ ये रहे हैं कि इंडिपेंडेंट फीचर, यानी कि लेंथ का मास से कोई रिलेशन नहीं, मास का टाइम से कोई रिलेशन नहीं, टाइम का इलेक्ट्रिक करंट से कोई रिलेशन नहीं। ये 7 क्वांटिटी जो मैंने लिखाए हैं, सब मैं समझाऊंगा आपको। ये सातों के सातों क्वांटिटी टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। अब इंडिपेंडेंट किस तरीके से? मान लो तुम्हें किसी बॉडी का लेंथ मेजर करना है, तो आपको अगर लेंथ मेजर करना है तो उसके मास से आप कुछ करोगे? नहीं कर सकते। टाइम से कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप इलेक्ट्रिक करंट से कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको बॉडी का लेंथ निकालना है तो आपको प्रॉपर लेंथ का आइडिया होना चाहिए। बाकी कोई फिजिकल क्वांटिटी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। यानी दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स, टोटली डिफरेंट टाइप। 7 कैटेगरी में तोड़ दिया, 7 कैटेगरी में, और हर कैटेगरी हर अलग अलग चीज को डिफाइन करती है। समझ में आया? सेकंड हो गया मास। आपको कोई चीज कितनी भारी है वो निकालना है, तो उसका लेंथ से कोई रिलेशन होगा? कोई रिलेशन नहीं होगा। थर्ड क्वांटिटी हो गया टाइम। आप देख सकते हो टाइम टोटली इंडिपेंडेंट है लेंथ और मास के। नेक्स्ट क्वांटिटी हो गया इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको मालूम निकालना है एक वायर से कितना करंट जा रहा है। अब कितना करंट जा रहा है वो वायर के मास, या वायर की लंबाई, या वायर में टाइम, वो सब तो टोटली अलग चीज हो गई ना। हमको करंट डिफाइन करना है तो हमको एक और नई क्वांटिटी चाहिए होगी। तो हमने क्या डिफाइन किया? कितना इलेक्ट्रिक करंट को एज ए एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमने डिफाइन किया। नेक्स्ट हो गया आपका टेम्परेचर। हाँ, अब गर्मी कितनी है, ये कितना हीट फ्लो हो रहा है, वो सारी चीजें हम मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट से डिफाइन नहीं कर सकते। तो टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए हमने अलग फिजिकल क्वांटिटी दी, जिसको हमने क्या बोला, मतलब कोई भी चीज कितनी गर्म है या ठंडी है उसके लिए हमने अलग फिजिकल क्वांटिटी दी, जिसका नाम हमने दिया, क्या दिया? टेम्परेचर। नेक्स्ट हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हाँ भाई, नंबर ऑफ मोल्स, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो उसको नंबर ऑफ मोल्स वगैरह भी टोटली अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको भी हमने अलग से डिफाइन किया। लास्ट हो गया लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी क्या हो गई? लुमिनस इंटेंसिटी हो गई एक लाइट कितना ब्राइट, मतलब कितना आपको एनर्जी दे रही है। आप जब लाइट चलाते हो रूम पे तो कितना ब्राइटनेस आपको मिल रहा है। ये हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक। इलेक्ट्रिक करंट भी 12 में पढ़ेंगे, मतलब इनमें बहुत ज्यादा डिटेल में 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी आपको जो मैंने ये सब बताया, आपको थोड़ा वो डाउट रहा होगा कि क्या है ये सब क्या है, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। इसका डाउट आपका क्लियर और होगा जब आप डिराइव पढ़ोगे। अच्छा, डिराइव का मतलब क्या होता है? कोई किसी चीज से डिराइव करके लेके आए, तो वही मीनिंग है इसका, एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी। अच्छा, बेस क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी को ही बेस क्वांटिटी कहते हैं। फंडामेंटल को
ही बेस क्वांटिटी बोलते हैं, कभी कभी बेस बोलते हैं, कभी कभी एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, बहुत नाम है इसके, बेस क्वांटिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब अच्छा एक और चीज सुनो, डिराइव्ड हो गया एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे आपका वेलोसिटी हो गया, अच्छा वेलोसिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अच्छा डिस्प्लेसमेंट को किससे डिफाइन कर सकते हो आप? लेंथ से। टाइम को किससे डिफाइन कर सकते हो? टाइम से। तो खुद देखो, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हमने दो अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटी से डिफाइन किया। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट, अच्छा ये बात समझ सकते हो, जब हमने वेलोसिटी को लेंथ बाय टाइम किया तो लेंथ और टाइम टोटली इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए उनको क्या कहा जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटी। नेक्स्ट हो गया आपका एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कौन से क्वांटिटी में आएगा? इस वाले में लेंथ में ही आएगा। ब्रेथ कौन से क्वांटिटी में आएगा? लेंथ में ही आएगा। लेंथ इज ए क्वांटिटी, और लेंथ और ब्रेथ दोनों ही उसी क्वांटिटी में आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? नेक्स्ट हो गया लेंथ। इस लेंथ का मतलब है किसी भी तरीके का लीनियर मेजरमेंट, एनी काइंड ऑफ, इट में बी रेडियस, इट में बी डिस्प्लेसमेंट, इट में बी डिस्टेंस, इट में बी पेरीमीटर और व्हाटएवर, किसी भी टाइप का लेंथ। ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अच्छा वेलोसिटी को हम किस किस क्वांटिटी से डिफाइन कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ और टाइम से। किस किस क्वांटिटी से डिफाइन कर सकते हैं? लेंथ और टाइम। तो वेलोसिटी किससे डिफाइन हो गया? लेंथ और टाइम से। टाइम तो है ही ऑलरेडी नीचे, तो हमने अगेन एक लेंथ और दो बार टाइम यूज करके हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया। तो ये सारी क्वांटिटीज क्या हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो सब क्वांटिटीज होती हैं जो आपका पूरी तरीके से क्या, किस पे नाम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव होकर आती हैं। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको एक और क्वांटिटी का एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका हो गया डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। अच्छा मास किससे डिफाइन होगा? मास फिजिकल क्वांटिटी से। समझ में आया? वॉल्यूम किससे डिफाइन होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। आपको पता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही किस क्वांटिटी में आएंगी? लेंथ वाली क्वांटिटी में आएंगी। समझ में आ रहा है बेटा ये बात? ठीक है, किसी भी तरीके का कोई डाउट? हालांकि इससे हम और आगे चर्चा करेंगे। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकला? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब इसका इससे कोई रिलेशन नहीं, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं, हर कोई अपने में इंडिपेंडेंट है। और इन 7 क्वांटिटी से हम सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। कैसे सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं? जैसे हमने डिराइव्ड में देखा, डिराइव्ड में वेलोसिटी किससे डिफाइन हो गया? लेंथ और टाइम से। एरिया किससे डिफाइन हो गया? लेंथ ही से, लेंथ से डिफाइन हो गया। वॉल्यूम किससे डिफाइन हो गया? लेंथ से डिफाइन हो गया। डेंसिटी किससे डिफाइन हो गई? मास और लेंथ से, मास और लेंथ से डिफाइन हो गई। समझ में आ रहा है बेटा? तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा, और जैसे जैसे चैप्टर आगे प्रोसीड करते जाएगा आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलते जाएगा। ठीक है। तो लास्ट टाइप का जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी सप्लीमेंट्री यूनिट्स लिख दिया मैंने। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इसमें दो कैटेगरी आती है आपकी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ये जनरल, ये मतलब अलग टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इसको मतलब फंडामेंटल ड्राइव से अलग ही रखा है। तो सप्लीमेंट्री क्या हो गया? पहले हो गया आपका प्लेन एंगल। प्लेन एंगल होता है जो एंगल 2 डायमेंशन में बनता है, जो कि आप पढ़ चुके हो और मैंने भी आपको मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया हुआ था। आर्क अपॉन रेडियस होता है, इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है। लास्ट हो गया आपका, सेकंड हो गया आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हो गया 3D में जो एंगल बनता है। अब आप देखो, आपका मतलब इन सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं, इमेजिन करो दो लाइन है, तो दो लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? प्लेन एंगल। अब आप अपने रूम का कॉर्नर देखो, एक जो कॉर्नर होता है वहां पे 3 प्लेन मिल रहे होते हैं कि नहीं? 3 प्लेन कैसे मिल रहे होते हैं दिखाता हूं मैं आपको। ऐसे 3 प्लेन मिल रहे होते हैं, एक ऊपर का प्लेन होता है, एक साइड का वाल होता है और एक पीछे का वाल होता है, 1 2 और ऊपर का। तो वहां पे एक एंगल बन रहा होता है कि नहीं? इमेजिन करके देखो, वो 3D एंगल कहते हैं उसको क्या कहते हैं? 3D एंगल। और उसी को हम लोग सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। ठीक है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? कोई भी जो मतलब 3 डायमेंशनल एंगल जो होता है उसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। तो सॉलिड एंगल को डिफाइन कैसे करा गया? उसे डिफाइन किया गया एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर से। अब आप इमेजिन करो, एक कोन को इमेजिन करो, कोन देखा होगा कोन। अब कोन के एकदम अंदर में, मतलब ऐसा मान लो कोन है, तो कोन के अंदर में एक एरिया, एक एंगल बन रहा होगा कि नहीं? उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलेंगे। अब उस एंगल को निकालेंगे कैसे? कोन का एक एरिया होगा सामने में, कर्व्ड एरिया एक, तो कोन का कर्व्ड एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का जो स्क्वायर है, ये जो रेडियस है उसका स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो हमें उसका एंगल मिलेगा। तो एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर
इसका यूनिट होता है स्टेयर रेडियन। इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। अभी बस आपको मैंने थोड़ा बहुत डिफाइन कर दिया ताकि 12 में जब सुनो ये वर्ड तो आपको शॉक ना लगे। हालांकि मैं दोबारा समझाऊंगा 12 में ये वाली चीज पूरी, ये तो आपको आती है और ये वाली आपको 12 में पूरी तरह से डिटेल में बताया जाएगा। अभी बस आपको डेफिनेशन जान के, डेफिनेशन मतलब क्या, फॉर्मूला जान के रखना है, ठीक है। काइंडली उतार लें इसको। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिकली मेजरमेंट। किसी भी चीज को जब हम मेजर करते हैं तो हम दो क्वांटिटी उसमें लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। समझा रहा हूं, देखो मान लो आपने किसी बॉडी का लेंथ मेजर किया और वो आया 5 मीटर, समझ में आया। तो इसमें दो चीजें होंगी, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि क्या है यहाँ पे 5, दूसरा क्या है यूनिट। यूनिट क्या लिया आपने, मीटर। समझ में आया कि नहीं। तो किसी भी चीज की जब मेजरमेंट करते हैं तो हमें दो चीजें डिफाइन करनी होती है, एक हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा हो गया यूनिट, ठीक है। अच्छा, कोई 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर भी लिख सकता है और दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, किसी भी चीज का जब हम मेजर करते हैं भले ही दोनों का सब कुछ सेम रहे, मेजरमेंट का मैग्नीट्यूड सेम रहे, इसको मैग्नीट्यूड भी बोला गया है, मेजरमेंट का मैग्नीट्यूड कहते हैं इसको। बहुत सारी किताबों में सिंपली मैग्नीट्यूड भी यूज किया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड, आप मैग्नीट्यूड से ही याद करो इस चीज को। मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। मैग्नीट्यूड सेम है। देखो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है, जो क्वांटिटी है, 5 मीटर जितना लंबा है उतना ही 500 सेंटीमीटर भी उतना ही लंबा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है, यूनिट भी अलग है। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सेम। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट का, यूनिट जो है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट जो है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, सेम। तो हम कह सकते हैं n इंटू यू इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, और n इक्वल टू कांस्टेंट बाय u, और n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। मैं समझा रहा हूं इस चीज का मीनिंग। n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, u क्या है, यूनिट। एक चीज देखो, 5 से जब 500 में गए तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ी कि नहीं, यानी कि आपकी जो n है वो क्या हुई, इंक्रीज हुई, 5 से 500 हो गई। लेकिन यूनिट की बात बोलो, मीटर से सेंटीमीटर हो गई, यानी यूनिट क्या हो गई, घट गई, यूनिट वीक हो गई। मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर बड़ा होता है, मीटर बड़ा होता है। तो मीटर से सेंटीमीटर में गई तो वीक हो गई। तो हम कह सकते हैं यूनिट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। इसका मतलब क्या है, इनवर्स रिलेशन होगा कि नहीं, एक बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। समझ में आया बेटा, ठीक है। खैर ये तो था यूनिट का, बात बेसिक सी चीज पढ़ानी थी, थोड़ा बोरिंग लग सकता है लेकिन क्या कर सकते हैं, सिलेबस में तो पढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया हमारा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आप लोगों को पता है, सिस्टम इंटरनेशनल करके कुछ कॉन्फ्रेंस टाइप हुआ था, फिर वहां पे उन्होंने डिफाइन किया था। अच्छा एक चीज देखो, हम जब लेंथ को मेजर करते हैं 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 500 सेंटीमीटर, इसको मैं 5 इंटू 10⁻³ किलोमीटर भी बोल सकता हूँ। फिर मैं इसको सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, बहुत सारे टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस चीज को। लेकिन एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए कि हर जगह हम क्या यूज करेंगे। मान लो मैंने नाम क्या है, आपको क्लास में एक बच्चों को रीडिंग लेने बोला, सब लोग कोई बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, कोई बोल रहा है 5 मीटर, कोई बोल रहा है 5 सेंटीमीटर। तो हमको एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए होती है। यूनिफॉर्मिटी क्यों चाहिए होती है, क्योंकि जनरली जो कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्शन करती हैं, अब इंडिया में मान लो प्रोडक्शन हुआ किसी एक स्केल का, उसने मीटर यूज किया। यूएसए में जैसे आपका फुट यूज होता है, मीटर नहीं होता, फुट यूज होता है। तो सॉरी, ब्रिटेन में क्या होता है, फुट यूज होता है। इंडिया में क्या होता है, मीटर यूज होता है। तो इंडिया की चीजें जो है वो जब वहां पे एक्सपोर्ट होंगी तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि नहीं। तो इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं कि हर जगह एक ही टाइप की यूनिट हम यूज करेंगे। समझ में आ रहा है। तो उस एक यूनिट जो यूज करेंगे उसको क्या बोला गया, एसआई यूनिट्स। तो हमारे पास देखो 7 इंडिपेंडेंट चीजें हैं। और अच्छे से सोचो, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना है, जैसे कि आपका स्पीड हो गया, डेंसिटी हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी याद है कि नहीं, स्पीड, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, फोर्स, जो भी हो गया, उन सबको डिफाइन करना है तो मुझे किस चीज से डिफाइन करते हैं, इन्हीं चीजों से डिफाइन करते हैं। तो इन्हीं का अगर मैं एक यूनिक यूनिट दे दूं तो मैं अपने डिराइव्ड क्वांटिटी को भी इन्हीं के यूनिट से डिफाइन कर दूंगा। जैसे समझाता हूँ, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट हमने क्या बोल दिया, मीटर है, टाइम का यूनिट बोल दिया सेकंड। तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है। तो मैं अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज के कुछ ऐसा यूनिट असाइन कर दूं तो मैं दुनिया में सारी डायरेक्ट क्वांटिटीज के ऐसा यूनिट असाइन कर दूंगा कि नहीं। समझ में आ रहा है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऐसा यूनिट क्या है, देखो लेंथ का हो गया मीटर, ये माना गया बेटा, ठीक है, ये माना गया मीटर, सिंबल दिया हुआ है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन,
इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी का कैंडेला, ये नया होगा आपके लिए, ट्वेल्थ में पढ़ेंगे वैसे भी हम लोग कैंडेला। इसका सिंपल देख लो, मीटर का स्मॉल लेटर में m, किलोग्राम का kg, सेकंड का स्मॉल लेटर में s, केल्विन का कैपिटल में k, एम्पियर का कैपिटल में a, मोल का mol, कैंडेला का cd। समझ में आया बेटा? कोई भी डाउट लिख लो ये वाला चीज। जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो हम जनरली यूज क्या करते हैं, एसआई यूनिट, यानी कि लेंथ में हम क्या यूज करेंगे, मीटर, टाइम में क्या यूज करेंगे, सेकंड, मास में क्या यूज करेंगे, केजी। लेकिन और भी अलग टाइप के यूनिट्स होते हैं, 3 जनरल टाइप के यूनिट्स होते हैं जो ग्लोबली यूज करते हैं, दुनिया में बहुत सारे देश यूज करते हैं। पहला हो गया सीजीएस, दूसरा हो गया एमकेएस, तीसरा हो गया एफपीएस। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, उसमें हम क्या यूज करेंगे, सेंटीमीटर यूज करेंगे, ग्राम यूज करेंगे, सेकंड यूज करेंगे। अगर मान लो स्पीड क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, याद रखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब का स्पीड होगा, स्पीड का यूनिट क्या होगा इसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि लेंथ में हम क्या यूज करेंगे, ये हो गया लेंथ। इसको मैं आपको ऐसे लिख के दिखाता हूं यहाँ पे, लेंथ में हम यू यूज करेंगे, मास में हम ये यूज करेंगे और टाइम में ये वाला यूज करेंगे। तो हम स्पीड का यूनिट क्या हो गया आपका, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेकंड हो गया एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो यहाँ पे हम मीटर किलोग्राम सेकंड यूज करते हैं, तो स्पीड का जो यूनिट होगा क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। लास्ट हो गया आपका एफपीएस, ये जनरली ब्रिटेन में यूज होता है। आपने अगर वो देखा होगा नाम के, क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट में या फुटबॉल, यूरोपियन फुटबॉल देखा होगा, तो वहां पे वो लोग किलोमीटर पर आवर यूज नहीं करते। जैसे क्रिकेट में बॉलिंग का स्पीड होता है ना, तो इंडिया में आप लोग अगर मैच देखोगे तो आपका ऐसा दिखाएगा 140 किलोमीटर पर आवर, 145 किलोमीटर पर आवर बॉलर का स्पीड होती है। लेकिन वहां पे ऐसा दिखाता है माइल्स पर आवर दिखाता है, माइल्स। तो वहां पे वो लोग किलोमीटर यूज नहीं करते, वो क्या यूज करते हैं, माइल्स यूज करते हैं। वहां पे वो लोग मीटर यूज नहीं करते, वहां पे क्या यूज करते हैं, फुट यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं? जैसे वहां पे अगर जैसे बॉल का वजन इंडिया में देखोगे तो 150 ग्राम, वहां पे कुछ पाउंड्स बोलते हैं, पाउंड्स। वेट लिफ्टर देखा होगा, वहां पे लिखा होता है पाउंड्स यूज होता है। तो वहां पे वो लोग वेट में क्या यूज करते हैं, पाउंड यूज करते हैं। लेंथ में क्या यूज करते हैं, फुट यूज करते हैं। तो वहां पे स्पीड कैसे वो लोग डिनोट करते हैं, फुट पर सेकंड। कैसे डिनोट करते हैं, फुट पर सेकंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन इंडिया में, अच्छा, जो एमकेएस यूनिट होती है ना, उसी से ऐसा यूनिट ली गई है, एमकेएस यूनिट से ही ऐसा यूनिट ली गई है। दूसरी बात, हमारे सिलेबस में हमें बस एमकेएस 90% टाइम एमकेएस यूज करेंगे, 10% टाइम सीजीएस यूज करेंगे। एफपीएस का कोई यूज नहीं है हमारे सिलेबस में, कोई यूज नहीं है। हालांकि कुछ कुछ किताबों में आपको मिल जाएगा उस पर सवाल, लेकिन उतना कुछ हमारे सिलेबस में यूज होता नहीं है। आईआईटी, जेडब्ल्यू, एनडब्ल्यूटी, उन दोनों में भी सिर्फ और सिर्फ सीजीएस और एमकेएस का यूज किया गया है। कहीं पे एफपीएस का कोई सवाल नहीं आएगा। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में भी यही दोनों यूज होता है, तो हम लोग यही दोनों पे फोकस करेंगे। इसका वो ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है नहीं, कि है ही नहीं, इंडिया में ये चीज यूज ही नहीं होती, ठीक है। इंडिया में पहले दो यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट एसआई यूनिट्स। मैं आप लोगों को एक पीडीएफ भेजूंगा जिसमें आपको टोटल हमने 7 फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की है। आपका मीटर हो गया, सॉरी लेंथ हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, फिर आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया। उन सातों का मैंने ऐसा यूनिट लिखाया था, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, मास का केजी, उस हिसाब से। तो अब हम क्या करेंगे, उन यूनिट्स को डिफाइन करेंगे, उन एसआई यूनिट्स को डिफाइन करेंगे। अच्छा, मीटर को कैसे डिफाइन किया, मीटर को बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन इतना टाइम। अच्छा देखो, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटा 3 × 10⁸ अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, असली स्पीड होती है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। यानी कि लाइट एक सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। तो 1 मीटर डिस्टेंस कितना टाइम में कवर करेगी, 1/299 यूनिटरी मेथड बेटा, 792,458 सेकंड में। यानी इतना सेकंड में लाइट 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अब आप ये बोलोगे कि सर इतना कॉम्प्लिकेटेड मेथड से हमने मीटर को क्यों डिफाइन किया, इतना कॉम्प्लिकेटेड मेथड से मीटर को क्यों डिफाइन कर रहे हैं।
सवाल जेन्युइन है। अब आप बोलोगे सर हमारे पास तो मीटर का स्केल आता है, उससे क्यों ना डिफाइन कर दे। बेटा एक बार बताओ, मीटर का स्केल किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है। तो वो गलती कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है। दूसरी बात, जो मीटर कोई भी चीज होती है हायर टेम्परेचर को वो एक्सपांड करती है। इसके ऊपर टॉपिक है हमारा क्लास 11 में पूरी तरह से। हायर टेम्परेचर को वो एक्सपांड करेगी। अच्छा, जब वो एक्सपांड करेगी तो जो 1 मीटर था वो बढ़ के इतना हो गया भाई। मान लो 1 मीटर इतना था, बढ़ के इतना हो गया, तो वो 1 मीटर का रहा। तो हमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड चीज लेना पड़ेगा जो अंडर एनी सर्कमस्टांस चेंज हो ही नहीं सकता। इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज से हम डिफाइन करते हैं। तो हमने क्या डिफाइन किया? देखो, लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में वो कभी चेंज नहीं होगी। आप टेम्परेचर बढ़ा दो, आप शो करना है कर दो, आप कुछ भी कर लो, आप स्पेसशिप में बैठ के कुछ भी कर लो भैया, लाइट का स्पीड चेंज नहीं होने वाला। तो लाइट इतना टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्या किसी भी सर्कमस्टांस में वो चेंज होगा? नहीं, वो हमेशा क्या रहेगा? 1 मीटर। तो 1 मीटर को हमने ऐसे डिफाइन किया। उसी तरह आपका 1 सेकंड, किलोग्राम, हर चीज का डिफाइन किया हुआ है। हर चीज का डेफिनेशन आपको मैं पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगा, आपको पढ़ना है। और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि वो पहली बात तो उतना समझ में आएगा नहीं आपको, क्योंकि वो बहुत ही हायर टर्म से समझाया गया है। बहुत ही अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उनसे वो रिजल्ट लाया गया है। और वो सब रिजल्ट आपको बिल्कुल याद नहीं करने। मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, ये सब, ये जो मीटर के बाद सेकंड, उन सबका जो डेफिनेशन आएगा आपको कुछ याद नहीं करना है। आप अगर ना भी पढ़ो तो भी चल जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब। ये सब बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया है, आपको बस जान के रखना है। ठीक है बेटा?